Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for your concern. Hello students, welcome to Swadhyan. अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमारे कैपेसिटर और डायरेक्ट्रिक का अगला टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगे और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन डी और बीच में कोई एक डायरेक्ट्रिक रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है। बेसिकली इस तरह हम आपको 2D में दिखा रहा हूँ, लेकिन 3D में डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। एक प्लेट दूसरे प्लेट के पैरेलल ऐसे रखा होगा। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात ये है कि वो दोनों जो प्लेट्स यहाँ पर रखे गए हैं ये दोनों आइडेंटिकल हैं और पैरेलल होंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस डी है वो बहुत ही छोटा होगा। और जो शेप ऑफ द यहाँ पर हम लोग प्लेट लिए हैं वो स्क्वायर का भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। और जो इन दोनों के बीच का स्पेस है वो वैक्यूम या डायरेक्ट्रिक मटेरियल, एयर, पेपर, माइका, कुछ भी हम वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर प्लेट जो यहाँ पर रखा गया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए कंसिडर किया है। यहाँ पर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ पर हम लोग अगर पॉजिटिव रखे हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरी वाली प्लेट 2 पर रहेगा। ठीक है। अब जो इनर सरफेस है इंडक्शन की वजह से वो इनर सरफेस में चला जाएगा। तो हम लोग को पता है कि जो प्लेट्स होते हैं उनके पास अपना एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो पहले वाले प्लेट का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा और दूसरे वाले प्लेट का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो इस हिसाब से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट 1 और प्लेट 2 का निकाल लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1 अगर आप पहले वाले के लिए निकालते हैं तो आपके पास हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है। ऐसे अगर आपको निकालना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 2, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 2, अब वो हो जाएगा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए, क्योंकि वहां पर चार्ज माइनस क्यू है। अब जो E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन प्लेट 1 और प्लेट 2 वो दोनों बराबर होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल प्लेट है तो जो मैग्नीट्यूड होगा तो बराबर होगा। तो इफ E1 एंड E2 are the electric field intensities in between the plates 1 and 2, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड E1 और E2 है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो दोनों बराबर होगा। तो प्लेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी 2K एप्सिलॉन नॉट ये होगी। और जो डायरेक्शन होगा वो तो हमेशा 1 से 2 की तरफ होगा। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। तो आप लिख सकते हो कि डायरेक्टेड फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2, ये बात हो जाएगी। और आपको पता है कि सिग्मा की वैल्यू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए फॉर्मूला होता है। उस हिसाब से इस सिग्मा की जगह आप क्यू बाई ए सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात होगी। ये हमारे पास यहाँ पर है।
ये आपके पास मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी, ये आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास E1 भी यही होगा और E2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, Q अपॉन 2KA एप्सिलॉन नॉट। ये E2 की वैल्यू यही हो जाएगी। अब चूंकि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों प्लेट के बीच में निकालनी है, तो हमारे पास E1 की वैल्यू और E2 दोनों इधर ही होगी। तो आप लिखेंगे therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the plates E is equal to E1 plus E2 ऐसा होगा। तो E1 की जगह पर आप रखोगे Q अपॉन 2KA एप्सिलॉन नॉट और E2 की जगह पे लिखोगे Q अपॉन 2KA एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात आएगी। इस वजह से अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी, अब इसको डिनोमिनेटर से मैं तो ये जगह 2Q और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी बिटवीन द प्लेट्स, किसके, कैपेसिटर के। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई इंटू आर, क्योंकि E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, लेकिन यहाँ पर R की जगह डिस्टेंस हमने D कंसिडर किया है, तो D यूज करोगे तो लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू डी, और जो E की वैल्यू है वो आई है Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास D ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी QD अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, और जो इससे पहले आपने इक्वेशन जो E इज इक्वल टू आया था उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब कैपेसिटर का कैपेसिटर निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और V यहाँ पे, तो ये V यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V की जगह पे QD अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट। इस Q से ये Q कैंसिल कर दो, KA एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, ये आपके पास कैपेसिटेंस हो जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और ये आप कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये हमने लिखा है। ये एक्सप्रेशन जो है कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर को। तो लिखेंगे कि दिस एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपके पास मिल जाएगा। अब आपको ये इक्वेशन देख के, आपको इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट और डी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपको साफ साफ देखने मिल रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C
इज डायरेक्टली मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस मटेरियल, एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये आपके पास वेरीफाई भी हो गया कि जो हमने पढ़ा था वो मैथमेटिकली सही भी है। पहली बात तो ये हो गई, आप इसको चाहो तो पॉइंट वाइज में लिख सकते हो, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं ये बता दूं कि अगर दोनों प्लेट के बीच का जो हमने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान रखा है, अगर वहां पर वैक्यूम होता, मींस कि इफ वैक्यूम और एयर इज in between the plates, if vacuum or air in between the plates, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये k की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है वो तो अब सिर्फ बच जाता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और चूंकि ये वैक्यूम के लिए तो हमने इसको लिख दिया C नॉट। पहली बात ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, पीछे आपने इक्वेशन नंबर 3 मान रखा है। तो आप क्या करो कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा C अपॉन C नॉट। C की वैल्यू आई है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और C नॉट की वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू के। ये आपके पास ये वैल्यू बचेगी। तो आपको बता दें कि जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो K इंटू सी नॉट आएगा। ये सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ये बता रहा है कि अगर हम लोग कोई भी डायरेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट के बीच में डालते हैं तो पहले से उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू the ratio of capacitance of capacitor with that medium as a dielectric and a capacitor of the capacitor with the vacuum or air in dielectric। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है therefore using dielectric material between the plates capacitance of the capacitor increases by k times। ये आपको ये याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो लिखेंगे कि k is greater than 1, therefore on using dielectric material between the plates capacitance of a capacitor increases by k times। वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक स्पेशल केस भी हम ले सकते हैं कि दो प्लेट हम लोग कंसिडर करें और दोनों सेम साइज का ना हो। ठीक है, और या तो हम उसको ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर दें। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में सिर्फ ए हम उतना ही कंसिडर करेंगे जितना ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। अगर Q1 और Q2 चार्ज उन दोनों प्लेट के ऊपर है तो इनर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2।
तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों, इसके बाद जो आपके पास अगला टॉपिक आता है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड दैट इज़ अ डिफरेंट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। सो ये आपका छोटा लेक्चर होगा, लेकिन दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया E इज इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जब हम लोग डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हमारे पास वैक्यूम और एयर होता तो वहाँ पर हम के इज इक्वल टू 1 कंसिडर करके और तब वहाँ पर उसको रिप्लेसमेंट करते। फिर हम लोग इस इक्वेशन में ये भी मिला कि कैसे कैपेसिटेंस, जब हमने इससे पहले जो पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैपेसिटेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के प्लेट के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, और जो भी डायरेक्ट्रिक मटेरियल या जो भी मीडियम दोनों प्लेट के बीच में रखा है उसके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे वेरीफाई भी किए। उसके बाद हम लोग को एक नया रिलेशन मिला कि C अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के। इससे मतलब ये क्लियरिफाई हुआ कि जब भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ऐसे कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये अभी तक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना था। और ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हमारे स्टूडेंट से कि जो भी आप लेक्चर देखें उसको बिना स्किप के देखें। एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आपको नीट IITI जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन आपको देने हैं आप बेफिक्र होकर दीजिए, कोई भी आपको टॉपिक छूटेगा नहीं। और जो भी दिक्कत आएंगी वो सारी दिक्कत आपके पूछने से पहले मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू। और मेरी रिक्वेस्ट है नए व्यूअर्स से या उन बच्चों से जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द प्रॉपर अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल।